प्रकाश 10th क्लास भौतिकी पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है? अंश। प्रकाश की चाल 3,000,000 किलोमीटर s होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अंश 8 मिनट 21 सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? अंश लगभग 15 करोड़ 3 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ 3,000,000 किलोमीटर। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अंश 1.25 सेकेंड। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? अंश लगभग 3,84,403, 3,84,403। तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अंश लगभग 4 वर्ष। पृथ्वी से तारे की दूरी कितनी है? अंश लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष, 37.8410 के पावर 12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? अंश एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अंश 9.4610 के पावर 12। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अंश वह वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब, टॉर्च, दीप, मोमबत्ती, लालटेन। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ANS वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। प्रकाश स्रोत क्या है? अंश जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, टॉर्च, दीप, मोमबत्ती, लालटेन। मानव के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अंश सूर्य। किरण किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा गमन करता है। इस सरल रेखा के पथ को किरण कहते हैं। किरणपुंज या प्रकाशपुंज किसे कहते हैं? अंश प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज 2, समानांतर किरणपुंज 3, अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अंश वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, बल्ब इत्यादि। समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? अंश वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे रेजर लाइट। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अंश वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? अंश वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है या जिसमें कुछ भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, टेबल, कुर्सी, पंखा। पारदर्शी पदार्थ क्या है? अंश वह पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं?
अंश डॉट वह पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? अंश वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर पाता है और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसी हुई कांच इत्यादि। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अंश जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? अंश जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस नियम का पालन करती हुई परिवर्तित हो जाती है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अंश प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। 2. आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आपतित किरण वह किरण जो किसी दर्पण पर आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण वह किरण जो किसी दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसी दर्पण की सतह पर किसी बिंदु से खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु आपतित किरण दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। समतल जिस तल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं उस तल को समतल कहते हैं। दर्पण क्या है? अंश वह प्रकाशीय युक्ति है जिसका एक परावर्तक सतह कलई किया गया होता है और जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अंश दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? अंश किसी कॉच की वह सीधी पट्टी जिसका एक भाग कलई किया गया हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अंश डॉट समतल दर्पण का उपयोग अपने घरों में चेहरे देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं? अंश समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। यूवी समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। एच समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में सभी अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, एच वस्तु की ऊंचाई, एच प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन एम। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस प्रकार परिवर्तित होता है? अंश समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अंश वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है
तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रज्जित या कलाई करके बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अंश। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण। 2. उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अंश। गोलीय दर्पण के कांच के टुकड़े का वह भाग जिसका बाहरी भाग कलाई किया जाता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अंश। अवतल दर्पण के उपयोग दाढ़ी बनाने में, नाक, कान, दांत को जांच करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अंश। गोलीय दर्पण के कांच के टुकड़े का वह भाग जिसका आंतरिक भाग कलाई किया जाता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर की सतह से होता है, इसीलिए इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अंश। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के आगे लगे साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अंश। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। वाहनों के आगे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अंश। वाहनों के आगे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण यह दर्पण बड़े से क्षेत्रफल को एक छोटे से क्षेत्रफल में दिखाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अंश। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अंश। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। 2. आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अंश। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अंश। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उससे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? अंश। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को फोकस या गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? ANS। किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस कितने प्रकार के होते हैं? अंश। गोलीय दर्पण के फोकस 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण का फोकस। 2. उत्तल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? अंश। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अंश। अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? अंश। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अंश। उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? अंश। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F2। अवतल दर्पण का उपयोग कब होता है? ANS। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अंश। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के आगे लगे साइड मिरर के रूप में होता है। आवर्धन किससे कहते हैं? अंश। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। MHH। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद किस प्रकार परिवर्तित होती है? अंश। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई गुजरती है। किसी दर्पण में फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण के परिवर्तन के बाद किस प्रकार प्रतीत होती है? ANS। किसी दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। किसी दर्पण की वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद किस प्रकार परिवर्तित होती है? अंश। किसी दर्पण की वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ से वह आती है। किसी दर्पण के ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन की बाद किस प्रकार परिवर्तित होती है? अंश। किसी दर्पण के ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बनाती हुई निकल जाती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यदि कोई वस्तु ध्रुव P पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ANS। यदि कोई वस्तु ध्रुव P पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा और वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। 2। यदि कोई वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ANS। यदि कोई वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। 3। यदि कोई वस्तु फोकस F पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? अंश। यदि कोई वस्तु फोकस F पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। 4। यदि कोई वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ANS। यदि कोई वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C
पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ANS. यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। 6. यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ANS. यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। 7. यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा।